हेलो स्टूडेंट, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माई सेल्फ श्रवण गोस्वामी। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसा कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर क्लास 10 हिंदी को पढ़ाइए, तो फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 हिंदी के पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आपका जो क्लास 10 हिंदी है ना, क्लास 10 हिंदी, उसमें आपके सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। पूरे बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आज के इस वीडियो में देखेंगे, और जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा वही प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने पूरे बुक से वो क्वेश्चंस लिए हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इससे पहले बच्चे बोर्ड एग्जाम दिए हैं यही सारे क्वेश्चंस पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 97% तक लाए हैं। हिंदी में 99 मार्क्स, 95 मार्क्स, ऐसे बहुत सारे बच्चों का आया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं जितना भी क्वेश्चंस बताऊं तैयार कर लेना। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने तैयार कर लिया ना तो समझो आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर के करीब पहुंच रहे हो। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखो, शुक्ल युग की समय सीमा या कला अवधि है। इसको हम लोग बच्चों समय सीमा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समय सीमा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां आपको ये बताना है बच्चों कि शुक्ल युग की जो समय सीमा है या कला अवधि कब से कब तक है। कोई भी चीज है तो उनकी क्या होती है कि आपको 3 साल का बीए करना है, या फिर हमें कोई भी चीज करना है। ठीक है, हमें इंटर करना है तो 11 12 करना पड़ेगा। वैसे ही इनकी भी एक समय सीमा थी। इसके बाद कोई दूसरा युग आ गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? 1850 ईस्वी से 1900 तक, या 1900 से 1920 तक, या 1919 से 1938 तक, या घा वाला 1938 से 1947 तक। अब देखो, मैं आपको वो क्वेश्चंस बता रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट करते रहना। इसका हमारा राइट आंसर है 1919 से 1938 तक। अब याद कैसे करोगे बच्चों? देखो 1919 का मतलब है, देखो 19 का आप 2 बार टेबल करोगे 38 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। गा वाला 1919 से 1938 तक जो है वो शुक्ल युग की कलावधि है, समय सीमा है। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कलम का सिपाही के लेखक हैं। जो कलम का सिपाही है उसके लेखक कौन है? कलम का सिपाही जो रचना है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? अमृत राय, या गुलाब राय, या वैद्यनाथ मिश्र, या हमारे प्रेमचंद्र। तो बच्चों जो कलम का सिपाही है उसके लेखक कौन है? सारे स्टूडेंट को पता होगा, आप लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा। भाई कलम का सिपाही के लेखक कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कलम का सिपाही के लेखक है अमृत राय। देखो कलम जो होता है ये एक अमृत होता है। कलम से ही हम पढ़कर बड़े बड़े पोस्ट पर जाते हैं। ठीक है, तो वो एक अमृत होता है, तो इसलिए हमारे जो कलम का सिपाही है ना उसके लेखक है अमृत राय। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है कि कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग समझना। सारे क्वेश्चंस आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट कर लेना, क्योंकि आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो अभी से इंटरेस्ट लाओ, पढ़ाई करो फीलिंग के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। हम आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। आपको कोई भी टेंशन हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या बाबू गुलाब राय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो कौन है? हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है। गुलाब राय जो हैं वो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। कौन है? इतिहासकार हैं। जो बाबू गुलाब राय हैं वो शुक्ल युग के हमारे प्रमुख इतिहासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा गा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। ठीक है, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? ये तो क्वेश्चन सभी को पता होगा ना, क्योंकि आसान है, कुछ नहीं है इसमें। अर्धनारीश्वर के लेखक ऑप्शन नंबर क्या है? विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, या चतुर्सेन शास्त्री। तो चलो बताओ, अब तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बता ही सकते हो। नहीं पता ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो छोटी छोटी रिक्वेस्ट है कि नोट करते रहना, याद करते रहना, अपने सपनों को पूरा करते रहना, टॉपर के नजदीक पहुंचते रहना, मजा बहुत आएगा। ठीक है, तो हमारा अर्धनारीश्वर के लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं बच्चों वो हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5,
गोदान किस युग का उपन्यास है? गोदान, गोदान हमारा किस युग का उपन्यास है? अब बच्चों इसको जानने से पहले यह समझ लो गोदान के लेखक कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। इतना तो करना ही पड़ेगा, अगर पढ़ाई करना है साथ में तो अच्छे से पढ़ाई करना होगा। शुक्ल युग, शुक्लांतर युग या दुर्वेदी युग या आधुनिक युग। तो बच्चों गोदान किस युग का उपन्यास है? गोदान याद है कि नहीं? मैं आपको बताता हूं, शुक्ल युग का उपन्यास है। किस युग का? शुक्ल युग का वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि जो गोदान है वो हमारा शुक्ल युग का उपन्यास है। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन रिक्वेस्ट है कि नोट करते रहना। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपन्यास जो है भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आएगा पढ़ने में। सारे क्वेश्चंस आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखना, आपको सारे क्वेश्चंस रिवीजन हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, फिर आप लोग बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, तो प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, यशपाल या वृंदावन लाल, ठीक है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उपन्यास जो है भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? तो वो है बच्चों भगवती चरण वर्मा। खा वाला ऑप्शन सही है कि जो हमारा उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, इसके जो हमारे लेखक हैं वो है भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है, समझ में आ गया ना बहुत अच्छे से? अगर कोई पूछे तो बता दोगे ना कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, तो कहोगे भगवती चरण वर्मा। किसने पढ़ाया? श्रवण सर ने पढ़ाया बहुत अच्छे से, तब लगेगा कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अगला 7 नंबर क्वेश्चन, त्याग पत्र किस विधा की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, सारा तैयार करके जाना। त्याग पत्र किस विधा की रचना है? त्याग पत्र किस विधा की रचना है? जीवनी विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा, निबंध विधा। त्याग पत्र, तो बच्चों त्याग पत्र जो है वो याद रखना कि हमारा किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। जो त्याग पत्र है हमारा वो उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, ध्रुव स्वामिनी, इसको ध्रुव कर लेना, ठीक है, इसको मात्रा लगा लेना। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हरे कृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती। भाई ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना, आंसू, इन सब के लेखक कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर देखो ध्यान से समझना, अगर आपके चैप्टर में जो कवि हैं, लेखक हैं, उनका जीवन परिचय तैयार कर लोगे, साथ में उनकी रचनाएं तैयार कर लोगे, तो समझ लो आपकी ये ऑब्जेक्टिव 2, 4, 5, 10 कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि जो लेखक है उनकी रचनाएं ही आती हैं। जयशंकर प्रसाद आपका दूसरा चैप्टर है, ममता का लेखक है जयशंकर प्रसाद, और ध्रुव स्वामिनी के लेखक भी जयशंकर प्रसाद। अगर ये बोर्ड एग्जाम में आए, देखो पॉसिबिलिटी है कि आएगा, ठीक है, तो अगर आए तो आपको पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद जी आपके चैप्टर से हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अथाह सागर के लेखक हैं। अथाह सागर, अथाह सागर के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती, गुलाब राय या डॉक्टर श्याम सुंदर दास या जैनेन्द्र कुमार। तो याद रखना अथाह सागर के जो लेखक हैं वो जयप्रकाश भारती जी हैं। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है कि अथाह सागर जो है ना बच्चों, अथाह सागर, इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। कौन है? जयप्रकाश भारती। ठीक है, देखो आप लोग टेंशन मत लेना, चेहरे पे मुस्कान हमेशा रखो, कुछ भी हो कोई टेंशन नहीं, चेहरे पे मुस्कान रखो और पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आप नाराज रहोगे, ठीक है, और हमेशा सोचते रहोगे, कुछ नहीं होगा। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। पढ़ना भी जरूरी है टॉपर बनने के लिए, ठीक है, सोचने से कुछ नहीं होगा। कोई भी चीज है तुरंत आप स्ट्रिक्ट हो जाओ, आज से ही करना है, कल नहीं टालना है। कोई भी चीज है, हमें ऑब्जेक्टिव जो सर पढ़ा रहे हैं उसको याद करना है तो आज ही याद करना है, कल नहीं, कल कभी नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरी आत्मकथा के लेखक हैं। मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद, या फिर हमारे जयशंकर प्रसाद या हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चों मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरी आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक का क्या नाम है? ठीक है, ये लेखक कर देना कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट है याद करते रहना। ठीक है, मोहन राकेश, प्रेम घन या गुलाब राय या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों हमारे जो लहरों के राजहंस है ना उसके लेखक कौन है? जैसे लहरों के राजहंस में 2 नाम आता है ना, वैसे इनके नाम में भी 2 नाम आता है। मोहन राकेश कर लेना। ठीक है,
मोहन राकेश। तो जो लहरों के राजहंस है ना, उसके जो लेखक हैं वो मोहन राकेश हैं। ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, तौलिए किस विधा पर आधारित है? जो तौलिए, तो नाटक विधा, निबंध विधा, एकांकी विधा, कहानी विधा। तौलिए किस विधा पर आधारित है? तो बच्चों जो तौलिए है ना, तौलिए वो हमारा एक एकांकी है। क्या है? एक एकांकी है। तो तौलिए जो हमारा है वो एक एकांकी है। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है कि हमारा जो तौलिए है वो एकांकी विधा पर आधारित है। किस विधा पर? एकांकी। देखो बहुत सारी विधाएं होती है, कहानी विधा, उपन्यास विधा एंड नाटक विधा, निबंध विधा, एकांकी विधा, बहुत सारी विधाएं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13, गेहूं और गुलाब, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि गेहूं और गुलाब किस लेखक की रचना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद करते रहो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर टॉप पर बनना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, रामविलास, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद्र या महादेवी वर्मा। तो गेहूं और गुलाब जो है बच्चों वो किसकी रचना है? वो हमारा रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखो कि भगवत शरण उपाध्याय जो है द्वारा रचित निबंध कौन सा है? भगवत शरण उपाध्याय द्वारा ठूठा आम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण या नदी के द्वीप। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है बच्चों वो हमारा है ठूठा आम। कौन सा है? ठूठा आम। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, स्टूडेंट 15 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा पर है? सूरज का 7वां घोड़ा बच्चों किस विधा पर है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 में निबंध विधा, उपन्यास विधा, डायरी विधा या कविता विधा। तो बच्चों सूरज का 7वां घोड़ा जो हमारा है वो किस विधा पर आधारित है? तो याद रखना जो सूरज का 7वां घोड़ा है वो उपन्यास विधा पर आधारित है। किस विधा पर? उपन्यास विधा पर आधारित है। ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा पर आधारित है? उपन्यास विधा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन, ये रस मीमांसा के लेखक। बच्चों अब इसका तो आंसर बता दो, क्योंकि ये पहला ही चैप्टर है। अगर हिंदी में आपने पहला ही चैप्टर नहीं पढ़ा है, पहला ही पाठ नहीं पढ़ा है, तो फिर आपने पढ़ा क्या? पहला चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता चैप्टर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो हमारे रस मीमांसा है इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और चिंतामणि जो है इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, उसके भी लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये दोनों बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा कौन कौन सी पत्रिकाएं संपादित की गई हैं? मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस या फिर हमारा सरस्वती। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा कौन कौन सी पत्रिकाएं संपादित की गई हैं? तो वो हमारा है मर्यादा और हंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको बता रहा हूं। पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया जा रहा है, बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया है। ठीक है, इसको बनाने के लिए इसके पीछे 10 से 15 दिन काम किए गए हैं कि बच्चों को वो क्वेश्चंस बताया जाए जो बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, तो ये सब इसलिए आपको इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तैयार कर लो, क्योंकि ये आएंगे। राय कृष्ण दास निम्न में से कौन थे? राय कृष्ण दास कौन थे? निबंधकार थे, आलोचक थे, गद्य गीतकार थे, कवि थे। पूरे यूट्यूब पर आप ये वीडियो नहीं पाओगे ऐसा कि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाए, क्योंकि हम गद्य पद्य सब में से बहुत अच्छे से रिसर्च करके बना रहा हूं। ठीक है, तो वो एक गद्य गीतकार थे। कौन थे? एक गद्य गीतकार थे। राय कृष्ण दास जो थे वो एक गद्य गीतकार थे। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखो, हिंदी का जो गद्य का वास्तविक इतिहास कब आरंभ हुआ? कब से आरंभ हुआ? जो हमारा हिंदी है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? अब ऑप्शन तो आपके पास दिख रहे हैं, 1850 ईस्वी, 1938, 1900 या 1919। तो बताओ बच्चों हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब आरंभ हुआ? हिंदी गद्य का जो वास्तविक इतिहास है वो हमारा 1850 में आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? 1850 में। जो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास है वो 1850 में स्टार्ट हुआ था, आरंभ हुआ था। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा, क्योंकि शायद मैं आप लोगों को बेटर से बेटर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग बढ़िया से पढ़ो, बोर्ड एग्जाम में पेपर में याद रखो कि सरवण सर ने पढ़ाया था वही आया। क्योंकि अब की बार ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने हमसे पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। ठीक है, और वो एक बार नहीं हजारों बार थैंक यू सर, इतने अच्छे पढ़ाने के लिए थैंक यू सर कमेंट कर रहे हैं।
तो आप लोग भी ऐसे करोगे, बोर्ड एग्जाम के बाद याद करोगे। अभी तो आप लोग सोच रहे होंगे सर पढ़ा रहे हैं पढ़ लें, लेकिन बोर्ड एग्जाम के बाद बहुत याद करोगे, ठीक है। निम्नलिखित में से शुक्ल युग का जो हमारा नाटककार है, शुक्ल युग के नाटककार कौन है? हरिकृष्ण, जो हमारा हरिकृष्ण प्रेमी, इसको हरिकृष्ण कर लेना, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण मिश्र या धर्मवीर भारती। तो जो हमारे शुक्ल युग के नाटककार है ना बच्चों, इन चारों में से वो है हरिकृष्ण प्रेमी। कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 एंड अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहां आ जाओ बच्चों। 21, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? जो गुलाब राय है, गुलाब राय के द्वारा जो रचित आत्मकथा है वो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर का है मेरा जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नई पौध। तो याद रखना कि जो बाबू गुलाब राय जी हैं उनके द्वारा जो रचित निबंध है या रचित आत्मकथा है वो हमारा मेरी असफलताएं हैं, मेरी असफलताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 तक समझ में आ गया ना कि मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी का आत्मकथा है, ठीक है। विधा आत्मकथा याद रखना, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। जो कंकाल है इसके लेखक कौन है? मैंने बताया ना, जीवन परिचय याद कर लो जयशंकर प्रसाद जी की, उनकी जो रचनाएं हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कंकाल भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना आपके सिलेबस से है, आपकी बुक से है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आ जाओ बच्चों। निम्नलिखित में से रीति काल की समय सीमा, ठीक है, रीति काल की समय सीमा बताना है। अब सोचोगे यार क्या हो सकता है, कुछ नहीं यार, याद कर लो, अभी बता रहे हैं। 1643 ईस्वी से 1843 तक, या 1343 से 1643 तक, 743 से 1343 या 1843 से अब तक। तो याद रखना रीति काल की जो समय अवधि है वो आपका 1643 से 1843 तक था। क्या वाला ऑप्शन सही है कि 1643 से 1843 तक जो है वो रीति काल माना जाता है, ठीक है, रीति काल की समय सीमा। अगला क्वेश्चन बच्चों 24, देखो 24, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार बच्चों, तो ऑप्शन नंबर का है आचार्य केशवदास, आचार्य देव या आचार्य हजारी प्रसाद या फिर भिखारी दास। तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? आचार्य केशवदास। कौन है? आचार्य केशवदास जो है वो रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर का सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन, ललित ललाम के रचयिता हैं। ललित ललाम के रचयिता कौन है? पद्माकर, मतीराम भूषण या बिहारी। तो याद रखना जो ललित ललाम, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, रिक्वेस्ट है तैयार करते रहना कि ललित ललाम की जो हमारे रचयिता हैं वो स्टूडेंट, जो ललित ललाम है इसके रचयिता है मतीराम। खा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। जो ललित ललाम है इसके रचयिता कौन है? मतीराम। याद कर लो बच्चों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में टकराएंगे, फिर आप याद नहीं करोगे तो चूर चूर हो जाओगे, याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 25-26, रामकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? प्रबंध काव्य बताना है। आंसू मामा, उत्यारण या चौखे चौबदे। तो बच्चों जो रामकुमार वर्मा जी द्वारा जो हमारा क्या है ये प्रबंध काव्य बताना है। प्रबंध काव्य जो था वो था हमारा उत्यारण। कौन था? उत्यारण। गा वाला ऑप्शन सही है कि जो हमारे रामकुमार वर्मा जी थे उनके जो हमारे प्रमुख या प्रसिद्ध हमारा प्रबंध काव्य था वो उत्यारण था, ठीक है। गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, अगला 27 नंबर है, प्रगतवादी युग की दो विशेषताएं कौन सी हैं? प्रगतवादी युग की दो विशेषताएं हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन नंबर क्या है? सौंदर्य भावना, करुणा तथा नैस्य की भावना एंड मानवतावादी दृष्टिकोण या विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो प्रगतवादी युग की आपको दो विशेषताएं बतानी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 27 में। स्टूडेंट प्रगतवादी युग की जो दो विशेषताएं हैं वो गा और घा है। कौन से हैं? गा मानवतावादी दृष्टिकोण और यहाँ हमारा विद्रोह क्रांति की भावना, ठीक है। गा एंड घा वाला हमारा है दो हमारी विशेषताएं हैं प्रगतवादी युग की। अगला बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से समझना। रीति मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम। रीति मुक्त जो रीति काल से मुक्त थे उन काव्य धारा के दो कवियों के नाम। घनानंद बोधा ठाकुर या फिर हमारा का और खा दोनों या फिर हमारा सारंगधर। तो हमारा का और खा दोनों है बच्चों कि हमारे जो घनानंद जी हैं, बोधा ठाकुर हैं, ये हमारे रीति मुक्त काव्य धारा के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन? कोई दिक्कत मत लेना, अच्छे से पढ़ाई करना हंसी खुशी के साथ, क्योंकि कोई टेंशन नहीं। बोर्ड एग्जाम में ऐसे पढ़ोगे तो भी टॉपर बनोगे। डेली आप रिवीजन करते रहना और भी तैयार करते रहना। मैं तो तैयार ही करा रहा हूं और भी तैयार करते रहना। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं।
छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? बिहारी, जगनिक या नरोत्तम दास या भूषण? तो छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है बच्चों? छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं भूषण जी। कौन है? भूषण। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं भूषण है। ठीक है, हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। देखो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा सप्तक है ये कब प्रकाशित हुआ था? तीसरा सप्तक 1951 ईस्वी को, 1959 को, 1943 को या 1979 को? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो बच्चों तीसरा सप्तक जो है वो 1959 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ? 1959 में जो है वो तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 नंबर। अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से समझना कि निम्नलिखित में से छायावाद युग के कवि हैं। छायावाद युग के कवि, देखो बहुत सारे युग हैं, छायावाद युग, प्रगतिवादी युग, प्रगति युग एंड रीति काल युग, बहुत सारे युग हैं। अब उनके कवि, लेखक, विशेषताएं ये सारा याद कर लो, कुछ ना कुछ नंबर फिक्स हैं। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, दादू दयाल या कुतुबन? तो बच्चों छायावाद युग के कवि जो हैं वो हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। याद रखना, क्योंकि याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आएगा। याद नहीं रखोगे तो कौन सा नंबर मिलेगा? 0। तो याद करो और आप बन जाओ हीरो। ठीक है, याद कर लो, हीरो रहोगे, 0 नहीं बनना है। ठीक है, याद रखना। अगला देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कि प्लास 1 के रचनाकार हैं। प्लास 1 के रचनाकार कौन है? का वाला ऑप्शन है भूषण, नरेंद्र शर्मा, श्रीधर पाठक या मीराबाई? बच्चों प्लास 1 के जो हमारे रचनाकार हैं वो हैं नरेंद्र शर्मा जी। कौन है? नरेंद्र शर्मा जी जो हैं वो प्लास 1 के रचनाकार हैं। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं बच्चों 33 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से छायावाद युग की 2 विशेषताएं कौन सी हैं? छायावाद युग की आपको विशेषताएं बतानी है। मुक्तक, जो मुक्त प्रकृति चित्रण या कविता में हास्य और व्यंग्य के पुट का समावेश या श्रृंगार और प्रेम की वेदना या प्रकृति का मानवीकरण? तो आपको यह बताना है कि छायावाद युग की विशेषताएं बतानी है। अब आप लोग थोड़ा सा डिसमिस हो जाओगे, यार छायावाद की याद करें तो कि रीति काल का याद करें, कि भाई रिवीजन करो, कई बार याद करो, एक बार में कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी जो विशेषताएं कौन सी। 33 का हमारा गा और घा वाला ऑप्शन सही है। श्रृंगार और प्रेम की वेदना, प्रकृति का मानवीयकरण है। प्रकृति का मानवीयकरण हमारा 33 का जो गा और घा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य की रचना जो है वो किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त जी, नरिपत नल्ला या फिर तुलसीदास या कबीरदास? जो बच्चों आपको ये बताना है कि जो साकेत महाकाव्य है उसकी रचना किसने की थी? साकेत महाकाव्य की रचना आपका मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था। कौन किया था? मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था साकेत महाकाव्य की रचना। याद रखना क्वेश्चन नंबर 34। तो स्टूडेंट साकेत महाकाव्य की रचना हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से रीति काल की प्रवृत्ति या विशेषता? देखो प्रवृत्तियां या विशेषताएं एक ही होती हैं, याद रखना। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, देश प्रेम की भावना, का और खा दोनों? तो बच्चों अगर का खा दोनों आ जाए, कोई भी ऑप्शन में गा घा दोनों आ जाए, तो वो याद रखना कि वो मेहनत करके दिया है एग्जामिनर ने या पेपर बनाने वाले ने, तो वहीं पर लगा देना टिक, सही हो जाएगा। ठीक है, घा वाला ऑप्शन। अगला देखो बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन कि छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं। छायावाद युग के जो हमारे प्रमुख लेखक हैं वो कौन से हैं? ठीक है, छायावाद युग के तो वो हमारे हैं राम कुमार वर्मा जी। थोड़ा सा अच्छे से समझना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अगर ना समझ में आए वीडियो दोबारा देख लो, कोई आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वीडियो दोबारा देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, प्रगतवादी युग की कलावधि है। कलावधि का मतलब समय सीमा, मैंने बताया है, कुछ ऐसी समय सीमा याद कर लो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रगतवादी युग, रीतिकाल युग, छायावाद युग, ये सब आएंगे। ठीक है, तो 1936 से 1943 तक या 1850 से 1900 तक या 1943 से 1953 तक या 1953 से 1960 तक। तो बच्चों जो हमारा प्रगतवादी युग की कलावधि है, समय सीमा है, वो कब से कब तक है? तो याद रखना बच्चों जो हमारी प्रगतवादी युग क्या है वो है 1936 से 1943 तक। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन। अगला 38,
आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद तो करना ही पड़ेगा अगर टॉपर बनना है तो, ठीक है। धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञेयी, मुक्तिबोध या राम नरेश त्रिपाठी। तो हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञेयी जो है ना वो हमारे आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, अब आ जाओ बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन, कुमकुम किस विधा की रचना है? कुमकुम, कुमकुम किस विधा की रचना है बच्चों? नाम तो काफी अच्छा है लेकिन वो निबंध संग्रह भी अच्छा है, निबंध संग्रह विधा पर है, ठीक है, निबंध संग्रह विधा पर है। तो ये हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट और 40 नंबर क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट में हम लोग देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग समझते हैं लास्ट और 40 नंबर क्वेश्चन, रीति ग्रंथ में कितने रूपों में मिलते हैं? रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? 3, 4, 2 या 5? तो याद रखना 2 रूपों में मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझा हिंदी के पूरे बुक के, मैं आपको पूरे बुक के बता रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने इतना जल्दी इसलिए समझा दिया कि बोर्ड एग्जाम अभी बहुत दिन है, अगर आप बोर्ड एग्जाम तक ये सारे कंप्लीट कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। और जितने भी बच्चे अभी सरवन लेक्चर ऐप को नहीं डाउनलोड किए हैं, ठीक है, सरवन लेक्चर ऐप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप लोगों के लिए एक बैच है जिसका नाम है टॉपर बैच। टॉपर बैच, टॉपर बैच को सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि उसमें क्लास 10 की पूरी तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। ये सारे आपको उस पर मिल जाएंगे, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ। और आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 9918863196, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, फिर आपको बताया जाएगा कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, सब कुछ। आप सबसे पहले सरवन लेक्चर ऐप को डाउनलोड करो, टॉपर बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये है हमारे हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले सारे स्टूडेंट यार लाइक कर देना, और हाँ कम से कम आप एक फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर जरूर करना, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही और सारे वीडियो बनाते रहें। तो चलो हम लोग मिलते हैं किसी और ऐसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।